Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start another topic which I am taking from issue of debenture chapter for class 12th. So let's start it without wasting the time. This video is specifically for class 12th where we are discussing from chapter issue of debenture. आज हम जो भी टॉपिक करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो बिना टाइम को वेस्ट करे मेरे साथ रजिस्टर पेन रख लीजिए। जो जो मैं आपको समझाने वाली हूँ उसको आप नोट मेकिंग करते जाइएगा। और आज का हमारा टॉपिक है वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर from the point of view of redemption, right। मतलब हम डिफरेंट केसेस करने वाले हैं। जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या केसेस हो सकते हैं, राइट। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को लेकर के। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो डिबेंचर इशू होते हैं पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर, उनको रिडीम किया जाता है इधर पार पर या फिर प्रीमियम पर, ठीक है। और जब डिबेंचर रिडीम्ड होते हैं प्रीमियम पर, तो जो प्रीमियम पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोवाइड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में एट द टाइम ऑफ इशू। लेकिन किस बेसिस पर, कौन सी अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको लिखवा रही हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डिबेंचर जो कि इशूड हुए हैं किस पर, ईदर पार पर, प्रीमियम पर, पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर, ठीक है। जो डिबेंचर्स पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर इशूड हुए थे हम उनको रिडीम कर सकते हैं। इट मे बी रिडीम्ड, जो रिडीम्ड होंगे वो या तो होंगे पार पर और या फिर होंगे वो हमारे प्रीमियम पर, ओके। और सबसे बड़ी बात कि जब डिबेंचर रिडीम किए जाते हैं प्रीमियम पर, और प्रीमियम जो पे किया जाता है रिडम्पशन के टाइम पर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे प्रोवाइड किया जाता है, जिस टाइम पे उसको इशू किया जाता है। इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो होता है अकाउंटिंग का वो फॉलो होता है, ठीक है। तो जो डिफरेंट केसेस हैं हमारे वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। हमारे पास कितने कंडीशंस हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं इशू की और क्या क्या कंडीशन हैं। तो हमारे पास जो केसेस हैं वो हैं और कंडीशन ऑफ इशू की कंडीशन, and then condition of redemption, ठीक है। तो हमारा जो पहला केस है उसमें इशू किया हमने पार पर, इश्यूड एट पार, रिडीम भी किस पर हुआ, रिडीम भी पार पर हुआ। सेकेंड में इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर इशू हुआ और रिडीम्ड हुआ हमारा पार पर। थर्ड केस इशूड हुआ प्रीमियम पर, इशूड एट प्रीमियम और रिडीम किस पर हुआ, पार पर। फिर फोर्थ केस में अगेन हमने इशू किया पार पर और रिडीम किया प्रीमियम पर। फिफ्थ केस में इशू किया डिस्काउंट पर, रिडीम किया प्रीमियम पर। सिक्स्थ केस में इशू किया प्रीमियम पर और रिडीम किया प्रीमियम पर। ये हमें केसेस है जो हमें करने हैं। जनरली केस 5 और 6 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी करना हमें सारा है, कहीं से कुछ भी आ सकता है।
राइट। इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक है। अगर पार पर इशू है, डिस्काउंट पर इशू है, प्रीमियम पर इशू है, लेकिन रिडीम तीनों पार पे हो रहे हैं, या फिर इशूड पार पे हुआ, डिस्काउंट पे हुआ, प्रीमियम पे हुआ, तीनों चीज़ें रिडीम किस पर हुई, प्रीमियम पे हुई। तो ये हमारे 6 केसेस हैं इशू और उनके रिडम्पशंस की। तो हम किस तरीके से उसकी एंट्री को करेंगे और हम क्वेश्चन को साथ के साथ लेकर के चलेंगे वो हम देखते हैं, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम केस 1 करने जा रहे हैं। केस 1 में जब डिबेंचर हमारे पार पर इशू होते हैं और रिडीम हमारे पार पर होते हैं तो उस केस में क्या करना होता है, क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ लमसम के केसेस में, ठीक है। ये मैं आपको किस में बता रही हूँ, लमसम के केसेस में बता रही हूँ। लमसम के केसेस में आपका जो इशू हुआ, इशू तो हुआ है पार पर, इशू हुआ है पार पर, और रिडीम भी आपका किस पर हुआ है, पार पर हुआ है। तो आप क्या एंट्री करेंगे, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री होगी जब हमें इशू किया उस टाइम पर, और फिर उसके बाद हम डिबेंचर में उसको कर रहे ट्रांसफ़र, तो होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जो भी परसेंटेज है डिबेंचर की, टू डिबेंचर अकाउंट, राइट। तो ये हमारी एंट्री होने वाली है जब पार पर इशू होगा और रिडीम भी पार पर होगा। इसका मतलब ये है कि रिडम्पशन के टाइम पर जो आप अमाउंट पे कर रहे हो वो इक्वल होगा उसके नॉमिनल वैल्यू के साथ। कंपनी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसीलिए जितनी भी फर्दर एंट्रीज होंगी बिसाइड इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स वो पास नहीं की जाएंगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को अच्छे से और क्लियरली समझते हैं। तो हम इस केस में एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, वो देखते हैं। इस केस 1 में हम एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल 1। उसमें कहा गया है कि जो एक्स लिमिटेड है उसने इशू किए, एक्स लिमिटेड ने इशू किए 50,000 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच, ऑफ रुपीज़ 100 ईच, राइट, पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीम एट पार आफ्टर 6 years, 6 years के बाद। नाउ यू हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो हम एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करने वाले हैं, हम पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे 50,000 है, हम उसको क्योंकि पार पर ही रिडीम हो रहा है और पार पे ही इशू हुआ था तो 100 से करेंगे। तो हमारा 50 लाख आएगा डेबिट में और 50 लाख ही हमारा आएगा क्रेडिट में, ठीक है। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट रेट रुपीज़ 100 ईच फॉर 50,000 डिबेंचर, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। सेम अमाउंट जाएगा, 50 लाख हमारा जाएगा डेबिट में और 50 लाख हमारा जाएगा क्रेडिट में। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू 8% डिबेंचर अकाउंट। तो हमारा इशू भी पार पे हुआ, रिडीम भी पार पे हुआ। एक्स लिमिटेड कंपनी थी जिसने 50,000 8% डिबेंचर, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर था वो इशू किया एंड देन उसको रिडीम भी किया पार पे 6 years के बाद। हमने जर्नल एंट्री सेम करनी है इसी लमसम में।
जिसमें हम लिखेंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर। अभी मैं आपको लमसम ही करा रही हूँ, इंस्टॉलमेंट वाला नहीं करा रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आई होप आपको केस 1 क्लियर हो गया होगा। अब मैं केस 2 कराने जा रही हूँ। केस 2 में जो डिबेंचर है, डिबेंचर इशू हुआ डिस्काउंट पर, डिबेंचर इशू हुआ डिस्काउंट पर, राइट, और रिडीम किस पर हुआ, रिडीम हुआ पार पे। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री हमारी होगी, अकाउंटिंग जो होगी एंट्री, वो होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। और जो दूसरी एंट्री होगी उसमें प्रीवियस केस से थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, जो भी स्पेसिफिक परसेंटेज है डिबेंचर का वो हम लिखेंगे, टू स्पेसिफिक परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। इसमें भी यही है कि जिस समय इसका मतलब ये कि जो भी हम अमाउंट पे कर रहे हैं रिडम्पशन के टाइम पे वो इक्वल है उसके नॉमिनल वैल्यू के साथ। इसमें भी कंपनी को किसी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ रिडम्पशन के टाइम पर। इसीलिए बिसाइड्स फर्दर एंट्रीज बिसाइड इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट पास, तो ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है, लमसम में। तो इस केस में भी हम एक अनदर एग्जाम्पल लेके चलते, दूसरे एग्जाम्पल के साथ हम इस क्वेश्चन को करते, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आप इस एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम एक एग्जाम्पल करते तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, केस 2 का हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में है अनु लिमिटेड issued 10,000 9% debenture of rupees 50 each, right, at a discount of 8%, redeemable at par after 7 years. Now you have to pass the necessary journal entry in the books of Anu Limited. अनु लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर्स जो है वो इशू किए। एक डिबेंचर 550 रुपीज़ का है और 8% उस पर 8% डिस्काउंट है और उसको 7 ईयर्स के बाद रिडीम किया गया है, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे एंट्री वो देखते हैं। पहली एंट्री हम देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी 10,000 जो हमारे डिबेंचर्स थे उसमें से इसमें हम अगर 8% का जो आपका डिस्काउंट है 50 रुपीज़ का वो अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप उसको देखें तो भाई आपका एक डिबेंचर 50 रुपीज़ का है, उसका 8% कितना होगा 2.5। तो 50 में से यदि आप माइनस करते 2.5 का तो आपको 47.5 आएगा, ठीक है। जैसे कि 50 रुपीज़ का डिबेंचर था उस पर 8% डिस्काउंट वो आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो 50 रुपीज़ का 8% कितना होगा 4 होगा। अब 50 में से आपने 4 को माइनस किया तो कितना आ गया 46। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद 46 की वैल्यू बन रही है। तो यहाँ पर आप 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 के साथ, तो आपका डेबिट में कितना आएगा 4,60,000 और क्रेडिट में कितना आएगा 4,60,000। जो मैंने आपको 2.5 बोला था वो रफली कैलकुलेशन थोड़ी गलत थी। हमें करना क्या है कि जो एक डिबेंचर की वैल्यू है 50 रुपीज़ की उस पर वो बोल रहा है डिस्काउंट है 8%। तो 50 का हमने 8% निकाला तो कितना आया 4 आया। तो 50 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 46 आएगा। तो क्योंकि डिस्काउंट पर है तो हमें उतने 4 रुपये नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए बैंक में 10,000 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4,60,000 अमाउंट आ जाएगा। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 sorry it's 10,000
10,000 9% डिबेंचर। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आगे कर रही हूँ इसको। इसमें जो सेकेंड एंट्री हमारी होगी वो हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे? 10,000 थे। डिस्काउंट से बाद 46 था और यहाँ पर डिस्काउंट है तो 10,000 को हम 4 से करेंगे और 9% डिबेंचर में हम पूरा लिखेंगे 10,000 इंटू 50। तो हमारा डेबिट में यहाँ पर आएगा 4,60,000, डिस्काउंट में आएगा हमारा 40,000 और 9% डिबेंचर में हमारा आएगा 5 लाख। राइट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे 10,000 9% डिबेंचर इश्यूड एट 8% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। ये जो भी मैं करवा रही हूँ आपको, अभी मैं लमसम वाले केस में ही सारे केसेस करा रही हूँ रिडम्पशन के। ठीक है, जिसमें हमने 2 केसेस कर लिए हैं। पहला ये कि जब वो इशू भी पार पर हो रहा है और रिडीम भी पार पर हो रहा है, दूसरा इशू डिस्काउंट पर हो रहा है, रिडीम पार पे हो रहा है। अब हम थर्ड केस करने जा रहे हैं जिसमें इशूड प्रीमियम पर हो रहा है, रिडम्पशन पार पर होगी। क्लियर हो गया? तो चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। थर्ड केस करेंगे अभी हम लमसम के लिए ही, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो थर्ड केस है, थर्ड केस में डिबेंचर जो है, व्हेन डिबेंचर आर इश्यूड एट प्रीमियम, डिबेंचर किस पर इश्यूड हो रहा है? प्रीमियम पर। और रिडीम किस पर हो रहा है? रिडीम भी नहीं, इशू तो हो रहा है प्रीमियम पर और रिडीम जो हो रहा है वो हो रहा है पार पर। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी अकाउंटिंग एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री हमारी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जो भी स्पेसिफिक परसेंट है, टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री ये होने वाली है। तो अगेन लमसम के केसेस में मैं एक एग्जांपल के साथ आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से इसमें एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। केस थ्री में हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ग्रीन लिमिटेड ने इशू किए 8 लाख रुपीस के डिबेंचर, जो कि 9% डिबेंचर थे, 100 रुपीज़ ईच। ये जो इशू किया है अमाउंट है, ठीक है, 8 लाख। और एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीम एट पार। मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ग्रीन लिमिटेड ने इशू किए नंबर ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या होंगे? एक डिबेंचर 100 का है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे आ जाएंगे। उनको प्रीमियम पर इशू किया है और रिडीम पार पर किया है। ठीक है, जितने भी डिबेंचर्स थे वो सब्सक्राइब्ड हो गए, ड्यू अमाउंट जो था वो रिसीव्ड भी हो गया था। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इशू और डिबेंचर की अलॉटमेंट की। तो पहली एंट्री देखिए क्या होगी। पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्योंकि 5% प्रीमियम है, प्रीवियस केस में डिस्काउंट था तो हमने डिस्काउंट माइनस किया था, यहाँ प्रीमियम है तो प्रीमियम हम प्लस करेंगे। हमें ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है तो सीधे सीधे हम 5% निकालेंगे 8 लाख का।
हमने जब 8 लाख का 5% निकाला तो हमारा कितना आया, 40,000 आया। तो यानी जो बैंक में अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा, 8 लाख जो हमें गिवन है प्लस 40,000 जो हमारा प्रीमियम था। तो हमारा टोटल डेबिट में कितना जाएगा, 8,40,000 और क्रेडिट में कितना जाएगा, 8,40,000, राइट। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हमें अमाउंट जो था वो रिसीव्ड हो गया एप्लीकेशन के दौरान, क्योंकि डिस्काउंट में हम माइनस करेंगे पहली एंट्री में अमाउंट, लेकिन प्रीमियम में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड एंट्री हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था 8,40,000 अमाउंट कहाँ से आया, डिबेंचर में हमारी वैल्यू 8 लाख ही जाएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम में जो हमने 5% निकाला वो प्रीमियम जाएगा, ठीक है। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे 8,000 9% डिबेंचर। 8,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आए, हमें 8 लाख का टोटल अमाउंट दिया था, उसको हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर 8,000 आ गए, ओके। 8,000 9% डिबेंचर issued at 5% premium and redeem at par। ये हमारा नरेशन हो जाएगा थर्ड केस में, क्लियर है। इसमें भी जो अमाउंट पे किया जाता है रिडम्पशन के टाइम पे वो इक्वल होता है नॉमिनल वैल्यू के लिए, इसीलिए जो कंपनी है वो कोई विल नॉट इनकर एनी लॉस एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, राइट। सेम इन्फॉर्मेशन जो है वही लगेगी केस 1 में, 2 में, 3 में, बस हमारी एंट्री में जो चेंज आएगा और अमाउंट में वो मैंने आपको बता दिया। डिस्काउंट और प्रीमियम में हम किस तरीके से करेंगे, ओके। चलिए अब केस 4 देखते हैं। केस 4 में क्या है, जो हमारा केस 4 है उसमें डिबेंचर इशू जो हो रहा है वो हो रहा है पार पर और रिडीम जो हो रहा है वो हो रहा है प्रीमियम पर। मैं इस केस में आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर इशू पार पे हो रहा है, रिडीम प्रीमियम पर हो रहा है, तो क्या चीज़ होगी उसमें। एक्चुअली जब डिबेंचर इशू होता है पार पे और रिडीम होता है प्रीमियम पे, तो जो भी उनकी रिडीमेबल वैल्यू और इशूड प्राइस का जो डिफरेंस अमाउंट आता है वो लॉस होता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो उस, और आप जानते हो लॉस जो होता है उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट हम किस नाम से करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट से। जिस टाइम पर हम डिबेंचर को अलॉट करेंगे उस टाइम पर हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो प्रीमियम पेबल होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ लॉस। क्यों, क्योंकि हम प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हमने पार पे इशू किया या जो भी हमने रिडीम पर किया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उनकी रिडीमेबल वैल्यू और इश्यूड प्राइस का, वो लॉस होगा किसके लिए, कंपनी के लिए, क्लियर हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, डेबिट करेगी, किसको डेबिट करेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कब करेगी, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। और जो प्रीमियम पे करेंगे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, हम उसको लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो एक बार जर्नल एंट्री देखते हैं कि हमारी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है। हमारी जर्नल एंट्री होगी, पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकेंड एंट्री हमारी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू जो भी स्पेसिफिक डिबेंचर अकाउंट है वो परसेंटेज का, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हम प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्यों कर रहे हैं, हमें पता है प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट। एग्जाम्पल, ब्लू लिमिटेड है कंपनी, ब्लू लिमिटेड कंपनी ने इशू किए, अगेन ₹8 लाख दिया हुआ है,
रुपीज़ 8 lakh, 9% डिबेंचर of rupees 100 each at par and redeem at 10% premium at the end of 6th year. All debentures were subscribed and due amount were received. Now you have to pass the journal entry for the issue of debenture. लमसम का केस है. अब यहाँ पर जो हमें अमाउंट दिया है वो 8 लाख दिया हुआ है और एक शेयर डिबेंचर की वैल्यू 100 है. तो हमें पता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे, 8000 होंगे. यानी कि 8 लाख में हम 100 को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे 8000 आ जाएंगे. क्लियर है. तो इसमें देखते हैं पहली एंट्री हमारी. तो पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अमाउंट हमें दिया ही हुआ है 8 लाख, हम लिखेंगे डेबिट में और 8 लाख लिखेंगे हम क्रेडिट में, राइट. और नरेशन में हम लिखेंगे तो क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हमारा होगा. चलिए अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड एंट्री क्या होगी. सेकेंड एंट्री हम लिखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट एंट्री है, वो होगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. क्लियर हो गया. अभी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो हम 8 लाख लिखेंगे. अभी हमने प्रीवियस एंट्री में भी किया था, हमने 8 लाख लिखा था. अभी प्रीमियम वो 10% बोल रहा है तो 8 लाख का 10% कितना होगा, 80,000 होगा. तो 80,000 आपका यहाँ लॉस में आएगा. 80,000 रिडम्पशन के टाइम पे आप प्रीमियम में भी लिखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से. और 9% डिबेंचर में आप कितना लिखेंगे, 8 लाख लिखेंगे. और नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे 8,000 9% डिबेंचर्स issued at par and redeem at 10% प्रीमियम. और 8,000 कैसे आया वो आपको पता ही है. 8 लाख को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारा 8,000 आ जाएगा. लमसम में ही हमने ये किया है. आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा. अभी हमारे 2 केसेस और बचे हैं, केस 5 एंड 6, वो हम और करते हैं. उसके साथ एक एग्जाम्पल भी करेंगे तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा. चलो अब हम करते हैं केस 5. केस 5 में हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो इशू हुए किस पर, इशू हुए डिस्काउंट पर. और रिडीम किस पर हुए, रिडीम हुए प्रीमियम पर, राइट. इस केस में भी आपको बता दूं कि इस सिचुएशन में जो कंपनी है उसको इनकर होगा लॉस 2 तरीके से. एक ये कि जिस समय वो इशू कर रही है उस टाइम पे उसको डिस्काउंट जो उसने अलाउ किया तब, और एक तब जो कंपनी रिडीम कर रही है डिबेंचर्स को और प्रीमियम पे कर रही है तब. तो डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों ही केसेस में उसको लॉस हो रहा है 2 तरीके से. और दोनों लॉसेस को हम अकाउंट करेंगे एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर और फॉलो करेंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. तो लमसम के केस में हम क्या एंट्री करने वाले हैं. लमसम केस में हम पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट. और सेकेंड एंट्री विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्री, उसको थोड़ा ध्यान देंगे. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट discount on issue of debenture account debit, loss on issue of debenture account debit to specific debenture account to premium on redemption of debenture account.
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से जब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं प्रीमियम पर, तो उस टाइम पर जो हमारा लॉस होता है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, इसलिए हम यहाँ पे लॉस डेबिट करते हैं और प्रीमियम यहाँ पे लिखते हैं। और क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट इशू पर हुआ है, इशू जो हुआ है डिबेंचर वो डिस्काउंट पर हो, तो वो डिस्काउंट भी लिखते हैं। तो हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, हम इन दोनों का अमाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पर भी डाल सकते हैं। ये अल्टरनेट है, कुछ भी आप कर सकते हो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इनको कंबाइनली आप एक अकाउंट में भी कर सकते हो। किस नाम से, किस अकाउंट से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या बनेगी? उस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एंड एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और इन दोनों का अमाउंट कंबाइन कर देंगे तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू पोस्ट डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर टर्म है कंपेयर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसीलिए इसमें हम दोनों को इंक्लूड कर लेंगे और नाम डाल देंगे, टाइटल डाल देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। चलो एक एग्जाम्पल के साथ हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये केस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ मैं आपको इसकी ऑल्टरनेट एंट्री भी करके दिखा दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ना ही किसी तरह का कोई डाउट रहे, राइट। चलिए केस 5 में आरजे लिमिटेड ने इशू किया ₹10 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. Now, these debentures were redeemed at a premium of 5% after 4 years. Now, pass the necessary journal entry for the issue of debenture and right. तो आरजे लिमिटेड ने 10 लाख मतलब कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने रहे होंगे? अगर 100 रुपीज़ का एक है तो 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर रहे होंगे। 10,000 डिबेंचर इशू के 10 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन उस पर फिर डिस्काउंट भी है 10% का। तो इशू के टाइम पे डिस्काउंट है 10% का, और रिडम्पशन के टाइम पे जो रीपे किया गया तो फिर 5% का प्रीमियम पर किया गया। तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे जरा उसको देखिए। मैं दूसरी एंट्री जो होगी इस केस की वो अल्टरनेटिव और प्रीवियस दोनों करके दिखाऊंगी। तो ज़रा देखते हैं पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस केस में हमारे जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं वो कितने हैं? 10,000 है। 10,000 को हम 90 से करेंगे, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमारा 10% था। यदि एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, उस पर 10% का डिस्काउंट है, तो हमने इसका 10% निकाला तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब हमने 100 में से 10 को माइनस किया तो कितना आ गया? 90 आ गया। तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने से करेंगे? 90 से करेंगे। 90 मल्टीप्लाई जो हमारी डिबेंचर है 10,000, तो हमारा अमाउंट कितना होगा? 9 लाख हम लिखेंगे डेबिट में और 9 लाख हम लिखेंगे क्रेडिट में। और नरेशन में हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी फॉर 10,000 9% डिबेंचर फॉर ₹100 ईच @ 90 ईच। ये हम करेंगे पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी वो देखिएगा। दूसरी एंट्री हम दोनों अल्टरनेटिव भी बताऊंगी और दूसरी भी। डिबेंचर एंट्री होगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एक तो ये एंट्री हो गई, या हम दूसरी एंट्री क्या करते हैं? दूसरी एंट्री हम कर सकते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन
issue of debenture account debit, loss on issue of debenture account debit to 9% debenture account to premium on redemption of डिबेंचर अकाउंट, राइट। अब हम अमाउंट कितना कितना लिखेंगे वो आप देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 9 लाख, तो मैंने अभी आपको प्रीवियस एंट्री में बताया था 9 लाख कैसे आया, वो आप लिखोगे, ठीक है। और लॉस में क्या है, आप दोनों लिख रहे हो, डिस्काउंट वाला भी लिख रहे हो और प्लस प्रीमियम पे जो रिडम्शन हुआ है, प्रीमियम पे जो रिडीम हुआ है वो भी लिख रहे हो। डिस्काउंट उसमें था 10% और यहाँ आपका था 5%। तो आप 9 लाख का 10%, तो आप निकालोगे क्या, आप निकालोगे 10 लाख का 10%, 10 लाख का 5%। तो 10 लाख का 10% कितना होगा 1 लाख, और 10 लाख का 5% कितना, 10 लाख का 10% होगा 1 लाख, 10 लाख का 5% होगा 50,000। तो टोटल कितना आ जाएगा 1,50,000। तो आप यहाँ पे 1,50,000 लिखोगे। और क्रेडिट में तो आपने 9%, डिबेंचर में तो आपने 10 लाख लिखना ही है, तो ये 10 लाख होगा आपका। और प्रीमियम में आप लिखेंगे 50,000, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो आपने 9 लाख लिखना ही है, ठीक है। डिस्काउंट आपका 10% था, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख हो गया। और लॉस जो था वो आपका 5% था, तो 1 लाख का आपने 5% निकाला तो कितना हो गया 50,000 हो गया, राइट। और 9% डिबेंचर में तो आप 10 लाख लिखोगे ही, और प्रीमियम जो था वो आपका 50,000 था। अब ये जो 1 लाख और 50,000 है, ये आपने यहाँ कंबाइन लिख दिया था 1,50,000। तो आपके पास दोनों ऑल्टरनेटिव है, इधर यू कैन पास दिस एंट्री और इधर यू कैन पास दिस एंट्री, बट दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द लास्ट वन, दैट इज 6th केस, इट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। सो द लास्ट केस ऑफ दिस टॉपिक we are discussing now. Take a screenshot of this slide. Moving to the next case. So case 6, केस 6 में जो इशू किया गया है प्रीमियम पर डिबेंचर, और जो रिडीम है, रिडीम भी किस पर है, रिडीम भी आपका है प्रीमियम पर, राइट। तो उस केस में क्या है, जब कंपनी प्रीमियम रिसीव करती है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, सो ये कैपिटल रिसीट होती है और इसको क्रेडिट किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। आप बात को समझ रहे हो, कंपनी के द्वारा जो भी प्रीमियम रिसीव किया जाता है डिबेंचर इशू के दौरान, तो वो एक कैपिटल रिसीट होती है और उसको क्रेडिट किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। दूसरी तरफ जब आप प्रीमियम पे करते हो रिडम्शन ऑफ डिबेंचर के टाइम पर, तो वो कंपनी के लिए लॉस होता है, इसलिए हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉलो किया गया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो देखिएगा एक बार। हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री तो ये होगी ही। दूसरी हमारी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, जो भी स्पेसिफिक परसेंटेज है डिबेंचर का, टू डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने क्रेडिट क्यों किया, मैंने आपको बताया, ये कैपिटल रिसिट होती है, उसको क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और बाकी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रीमियम रिडम्शन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट क्यों किया वो मैंने आपको बताया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस समय वो कंपनी के लिए लॉस होता है। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे तो हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स सॉल्व द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम केस। तो एक पूरी वीडियो में आपको 6 के 6 केसेस जो हैं वो डिस्कस कर रही हूँ, उसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसकी जर्नल एंट्री बता रही हूँ, उसके पीछे का रीज़न बता रही हूँ, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, कब कंपनी को लॉस इनकर हो रहा है, कब कंपनी को लॉस इनकर नहीं हो रहा है, मेंशनिंग एवरीथिंग, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट द एग्जाम्पल ऑफ केस 6। तो केस 6 का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है HP लिमिटेड इश्यूड रुपीज़
7 lakh 10% डिबेंचर of ₹100 each at a premium of 5% redeem at 110% after 5 years. This is the question and you have to journalize in the books of HP Limited. HP लिमिटेड कंपनी ने 7 लाख रुपए 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. अगर ₹100 ईच है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होने वाले हैं? 7,000. तो HP लिमिटेड ने 7,000 डिबेंचर इशू करे हैं. 10% डिबेंचर हैं. एक डिबेंचर ₹100 का है. जो प्रीमियम पे किया है वो 5% है और जो रिडीम किया गया वो 110% है 5 साल के बाद. यू हैव टू जर्नलाइज दी ट्रांजेक्शन. तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी? पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ये जितनी भी एंट्रीज हैं सब मैं आपको लमसम में ही बता रही हूँ. अभी इंस्टॉलमेंट में मैंने कोई नहीं बताई. तो अब उस केस में हम क्या करेंगे? तो आपका 5% प्रीमियम है, राइट. 100 का 5% कितना होगा? 100 का 5% होगा 5. तो 105 हो गया. 105 को आप मल्टीप्लाई करो 7 लाख के साथ तो कितना आएगा आपका? वो आएगा आपका 7,35,000. तो ये आपका डेबिट में आएगा 7,35,000 और 7,35,000 आपका क्रेडिट में आएगा. और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ये आपकी नरेशन होगी. आई होप ये तो फर्स्ट एंट्री है, ईजी है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा. ये केस भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सेकेंड एंट्री इसकी क्या होगी इस केस में वो भी हम लिख लेते हैं. सेकेंड एंट्री हमारी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. अभी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हम 7,35,000 लिखेंगे, ये तो आपको पता ही है. अब हम डिस्काउंट कितना है? 5%. इसका मतलब 10% आपका जो है वो डिस्काउंट था प्रीमियम के दौरान, राइट. तो प्रीमियम के दौरान जो आपका डिस्काउंट था 7 लाख का 10% कितना हो गया? 70,000 हो गया. तो 70,000 तो आपने लिख दिया डेबिट में. अभी क्रेडिट में क्या लिखोगे आप? 10% डिबेंचर में तो आप 7 लाख लिखोगे क्योंकि 7,000 डिबेंचर्स हैं ₹100 के हिसाब से. फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 5% है तो आप ₹5 निकालेंगे. 7,000 का 7,000 जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं आपके, आप उसको ₹5 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 35,000, राइट. और प्रीमियम कितना है आपका? ₹10 का प्रीमियम है. तो 7,000 जो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं उसको आप 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 70,000 आएगा. तो यहाँ पे भी आपका 7,000 जो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और यहाँ आप करेंगे 7,000 को मल्टीप्लाई 105 से. तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री होगी. और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे इशू ऑफ 7,000 10% डिबेंचर of ₹100 each at a premium of 5% and redeemable at a premium of 10%. मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हमने इससे पहले जो प्रीवियस एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो 7,35,000 कैसे आया था? क्योंकि हमने इशू किया तो 5% का डिस्काउंट था 5% का प्रीमियम था.
तो वो 105 हो गया। 105 को 7,000 से मल्टीप्लाई किया। 7,000 कहाँ से आया, क्योंकि हमें 7 लाख रुपए दिए हुए थे और एक डिबेंचर 100 रुपये का था, तो 7 लाख को 100 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे 7,000 आ गए। तो 7,000 को हमने 105 से किया तो 5 रुपये का स्टिल हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में अगर हम 105 से कर रहे हैं, डिबेंचर में हम 100 से कर रहे हैं, तो 5 रुपये हमारा प्रीमियम होगा, वो हमने दिखा दिया, क्योंकि हमारे लिए कैपिटल रिसीट होती है। जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं कंपनी के द्वारा जो प्रीमियम रिसीव किया जाता है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। दूसरी तरफ जब डिबेंचर्स रिडीम्ड हुए तो उस टाइम पर वो कंपनी के लिए लॉस हुआ, तो लॉस को भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो था 7,000 डिबेंचर के हिसाब से 110% दिया हुआ है, तो यानी 100% तो हमारी डिबेंचर की वैल्यू थी ही, उसमें 10% बढ़ गया, तो रिडम्पशन जो है वो 10% के हिसाब से हुआ। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में हमने 7,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7,000 को। तो इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा जो केस है वो क्लियर हो गया है, जो 6 के 6 केसेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में ये पूरी वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंट केसेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, जहाँ पर आपके जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, पहले 3 केस में डिबेंचर इशू हुए हैं डिस्काउंट प्रीमियम पार, राइट, उसको ऊपर नीचे मैंने बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार डिस्काउंट प्रीमियम, लेकिन रिडीम तीनों ही पार पे हुए हैं। दूसरी तरफ जो नेक्स्ट 3 हैं वो आपके अगेन इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट पर हुए, लेकिन रिडीम प्रीमियम पर हुए हैं, ठीक है। उस केसेस में हमने ये सारी एंट्रीज करी, लेकिन लास्ट की जो केस 5 और 6 है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, जो मेरी अब नेक्स्ट पार्ट में वीडियो आएगी। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एग्जाम्पल्स लिए हैं, मैं इसके बाद की जो मेरी वीडियो का पार्ट होगा उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के लेने वाली हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस जो होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ताकि मैं उसको देखूं, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट को समझने में, क्वेश्चंस करने में, राइट। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।